गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। सत श्री अकाल, वणकम एंड प्रणाम। आज हम जो ग्लोबल पावर मैट्रिक्स का सीरीज हमने जो शुरू किया था, राइट, जो 3 दिन पहले मैंने ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब के साथ बात किया, आज हम उसको आगे ले चलेंगे और इंडिया यूएस इन द ग्लोबल पावर मैट्रिक्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मेरे पुराना सीनियर और बहुत अच्छा दोस्त जनरल अनिल आहूजा हैं। सर गुड इवनिंग और आपको स्वागत है गना शॉट के ऊपर। गुड इवनिंग जयशंकर सर, मैं आप सब श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जनरल अनिल आहूजा और मैं दोनों गना हैं। वो हमारे सीनियर थे, हमारे सीनियर कर्नल कमांडेंट रह चुके हैं। उन्हीं से मैंने कर्नल कमांडेंट का पद संभाला था। और जो आर्टिलरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, राइट। उसके अलावा जब ये सर्विस में थे, ये इंडो यूएस डीटीटीआई और डिफेंस कोऑपरेशन के विषय के ऊपर ये अथॉरिटी थे और ही वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मेनी डायलॉग्स। After retirement, he was part of the Delhi policy group for some time. He's recently, gone on to other things, and he has immense knowledge about the Indo-US relationship, and he still deals with certain aspects of that. And इसीलिए हमने इनको आज बुलाया. So, welcome to the show. Don't you think it's a great thing that our Prime Minister is going to USA and we're talking about it? Thank you very much, Jan Shankar, for your very kind words. And yes, as always, you've timed it absolutely to just precede Prime Minister's state visit to the US taking place this week. And with so much in the air about this forthcoming visit, the magazines are full of articles on this. So I think it's a very opportune moment for us to discuss this topic and share the views of our viewers also. सर थैंक्स अ लॉट। मैं एक स्टेज सेट करता हूं क्योंकि मैं ये जो भी हम आज बात करने वाले हैं वो मैं पिछले जो ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब के साथ मैंने जो बात किया वो मैं आगे लेके आना चाहता हूं और विल सेट द स्टेज एंड फिर हम इश्यूज लेंगे ऑन दिस इंडो यूएस रिलेशनशिप इन द ओवरऑल पावर मैट्रिक्स। इसके लिए अगर आपको याद है, सबको याद होगा, इट वाज प्रेसिडेंट ओबामा जिन्होंने बोला when that the US Indian ties are a defining partnership of the 21st century। जब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुआ था तकरीबन 2000 के पास, उसके बाद इन्होंने बोला जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे। और आज भी अगर हम देखेंगे तो इट स्टिल इज वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द सेंचुरी with a prime minister going to USA and so much being spoken about it. There are a lot of good news and a lot of criticism also. The fact that इतना criticism हो रहा है और इसके ऊपर इतना आलोचना हो रहा है, इसी को दर्शाता है कि इतना कितना important है। पर what makes this more important is this: इंडिया का जो जीडीपी है ये बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम सबको पता है। ये स्लाइड है जापान सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का, जो बताता है कि 2025 में हमारा जो इकोनॉमी है जापान का क्रॉस कर देगा। जिस दिन ये होगा वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और बाय 2030 हमारा इकोनॉमी $7 ट्रिलियन तक पहुंचने का उम्मीद है। तब तक हम विल बी पावर ऑन ऑफ और राइट। और ये बात जो है इमेजिन 2030 एक ड्यूश बैंक का पेपर ने भी बताया और मॉर्गन स्टैनली ने भी ये बात को एंडोर्स किया है। और मेरे को कोई दूसरा राय नहीं है कि होगा। क्यों होगा मैंने ये बता दिया कि जापान, जर्मनी और चाइना को देखिए, दे वर एडेड इकोनॉमीज और हमारा इकोनॉमी ऑलवेज वाज अपोज्ड इकोनॉमी विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सैंक्शंस हुआ, नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, वॉर्स हुए हैं, सब कुछ, ये कुछ नहीं था इनके सामने। इसके बावजूद हम यहाँ तक पहुंच गए।
अभी अगर ये पार्टनरशिप अच्छा हुआ और बाकी जो हमारा अच्छा पार्टनरशिप रशिया के साथ है और बाकी कंट्रियों के साथ है, ये ग्रोथ हासिल करना तो मेरे ख्याल में बहुत ही मेरे को डाउट ही नहीं है। राइट, इस अगर जिस दिन ये हो जाएगा हम एक पावर बन के आएंगे। अगर आप पिछले 1 साल देखोगे, इंडिया को वेस्ट, इजराइल, जापान, हमारा नेबर्स, मिडिल ईस्ट, चाइना और रशिया सब आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ हमारे साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं। और ये भी देखा गया है कि मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स हैव देयर सॉल्यूशन इन इंडिया। जैसे कोविड हटाने के लिए सॉल्यूशन यही था। जब फूड क्राइसिस हो रहा है ग्लोबली, इन्फ्लेशन हो रहा है, सब इंडिया को पास आ रहे हैं। जब चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं, इंडिया इज द ओनली ऑल्टरनेटिव इन स्केल एंड पेस एंड शेप एंड साइज टू चाइना। और आज देखा गया कि विश्व के बहुत संगीन प्रॉब्लम इंडिया के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकते। राइट, इसका मतलब यह है कि द चॉइसेस इंडिया मेक्स, India's choices and the position it takes will make the difference in the future. अगर ये हुआ तो हम एक बड़ा शक्ति उभर के आ रहे हैं और आगे जाके होंगे, इसमें दो राय नहीं है। पर ये भी देखिए, ये कार्टून मैंने 2 साल पहले की कार्टून है ये हमने देखा है, किसी ने बताया, जहां यही बता रहे हैं कि इंडिया, रशिया, चाइना और यूएसए 4 कोने में है विश्व में और बड़ा शक्ति उभर के आ रहे हैं। द सेम थिंग आई हैव पुट इन मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स मैं 2 मिनट बताऊंगा, उसके बाद आई गेट यू इन। अब देखेंगे इस मैट्रिक्स में इंडिया और रशिया का खिंचाव है, और ये ग्लोबल पार्टनरशिप विल डिसाइड मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, and that is why this trip of Mr. Modi is very important. Russia and China are, attracted to each other, and you see, as far as USA is concerned, there's a repulsion with China and Russia, right? China also has a repulsion with us and USA. As far as we are concerned, we have a strong bond with Russia, and we have a repulsion with, in terms of, it's not enmity, I'm talking of a repulsion force with China. So this is a tug of war which is going on, multilateral tug of war. And a lot depends in this tug of war, how this tug of war, pans out, depends on the Indo-US equation, right? इसी सिलसिले में बहुत सवाल है, पर मैं सबसे पहले I would like you to address on the trajectory of the growing Indo-US relationship. ये ISET क्या है और DTTI से क्या फर्क है, ये इस रिलेशनशिप के क्या चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं दोनों देश के लिए, आप थोड़ा अगर बताएंगे तो then we will see the other issues. So your views. See, before और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत आप हिंदी में भी बात कीजिए, क्योंकि बहुत लोग हमारे श्रोता हिंदी जानते हैं, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी, थोड़ा बहुत हिंदी में, जिस तरीके से जितना हो सके आप बात कीजिए। पर ये अनिवार्य नहीं है कि आप हिंदी में बात करने की नहीं, मेरे लिए दोनों के अंदर बात आप करने दोनों में बात कोई कीजिए, तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं आप दोनों में बात कीजिए। आपने जो सवाल मेरे से पूछा, ये इतना अच्छा बैकड्रॉप सेट करने के बाद कि हमारी आज की ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये आईसेट क्या है, डीटीटीआई क्या है, इससे पहले कि मैं यहां पे आऊं, मैं आपका प्रोग्राम ब्रिगेडियर अरुण सहगल के साथ 3 दिन पहले था, उसकी कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको एक बार अगर हम रिकैपिचुलेट नहीं करेंगे, जब उसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ मुद्दों पे अटक के रह जाएंगे।
DTTI में ये हुआ, ये नहीं हुआ, ISET में ये इंजन आना चाहिए, ये ड्रोन ये आना बात सही चाहिए, है। ये आना ये चाहिए। बैकग्राउंड अच्छा, नींव अच्छा होना चाहिए हमारा डिस्कशन का। तो हमें जो समझना है, उस दिन आपने बहुत अच्छी तरह, जब आप ये ग्लोबल पावर मैट्रिक्स बता रहे थे, ये जो क्वाड्रेंगल आपने बनाया और अभी समझाया, उसमें ये मोटे मोटे मुद्दे जो दो तीन बताए गए थे, वो ये बताया था, नंबर वन, US इज ऑफ शोर बैलेंसर। वो एक प्रीडोमिनेंटली इंडो पैसिफिक में उनका ज्यादा एम्फेसिस मैरिटाइम पावर की तरफ है, और उन्होंने यहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया है, एक नेटवर्क बनाया है, एलाइज का, पार्टनर्स का, फ्रेंड्स का, जो कि उसमें बताया गया था कि ये कोई ट्राइलैटरल्स, मिनीलैटरल्स, ये इस किस्म की हैं, जिसके ऊपर ये यहां पे उनकी सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनी है, और उनका एम्फेसिस जैसे बताया गया वो मैरीटाइम डोमेन में ज्यादा एम्फेसिस है। और इंडिया उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, क्योंकि जहां तक साउथ एशिया की सिक्योरिटी है, जहां पे इंडियन ओशन की सिक्योरिटी है, वहां पे हमारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वहां पर। दूसरी तरफ ये आपने उस दिन डिस्कस किया था कि यूरेशिया में जो कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्ट है, इसके अंदर रशिया और चाइना की रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तरफ कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट रशिया और चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका, और इनके बीच में जो है, जो आपने उस दिन बताया कि बैलेंसिंग पावर, और आपने एम्फेसाइज किया कि ये स्विंग स्टेट नहीं, बैलेंसिंग पावर है। और इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहां पर हम इस कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम डोमेन को कनेक्ट करते हैं, और अगर हम अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, अपने उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे को अपने कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस के लिए एक रिश्ते की जरूरत है, और मैरीटाइम चैलेंजेस के लिए दूसरे रिश्ते की जरूरत है, जिन्हें हमें बैलेंस करने की बहुत हमारे में क्षमता चाहिए। और हम जैसे देख रहे हैं कि हम ये बहुत डेलिकेटली और अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक कॉन्फिडेंटली हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। सो दैट यू हैड सेड, India has to fight for a strategic space for power. That's what we are doing. And to become a power, we have to build our own capability, and we need friends and partners to build our capability. और उन फ्रेंड्स और पार्टनर्स में अपनी कैपेबिलिटी बनाने के लिए यूएस का महत्वपूर्ण रोल है, और इसीलिए हम इस रिलेशनशिप की इतनी बात कर रहे हैं। और जब तक हम लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमें हमेशा हर चीज को, अपनी ताकत को दो नजरिए से देखना होता है। एक ताकत चाहिए आज के लिए, आज के चैलेंजेस के लिए, हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, दुनिया भर के जो चैलेंजेस हैं, दे आर नॉट वेटिंग फॉर अस, वी हैव टू फाइट देम राइट नाउ टुडे, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड बिल्ड आवर कैपेबिलिटी फॉर टुमारो। सो इसके लिए जब तक हमारे पास कैपेबिलिटी में गैप्स हैं, वो हमारी ये पार्टनरशिप हमें मदद करती है। सो ये बुनियाद जो आपने उस दिन परसों रखी, और जो आपने आज इंट्रोडक्शन दी, इसके ऊपर मैं बिल्ड करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थॉट आई विल रिकैप्चुलेट इट। सर थैंक्स अ लॉट। इससे पहले कि आप यू गो, आपने दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया, मैं सबके नजर में लाना चाहता हूं, एंड आई वांट दिस टू बी रीइंफोर्स्ड। आपने क्योंकि हिंदी में बताया, मैं अंग्रेजी में बताऊंगा ये, राइट।
The first thing you said is India needs a continental construct and relationship separately for its continental outlook and security. And India needs a separate outlook and a separate structure for its maritime outlook and maritime security. Right. So you cannot be fixed on one power, I think, which is one relationship. There is no one single fit, or there is no one single relationship which fits our bill. Because this is, at the end of the day, we have to look at our interest. The second thing which you have said, which is very important, is we have to face challenges or surmount two types of challenges. One type of challenge is for today, and the second type of challenge is for tomorrow as we grow as a power. So by itself, you actually made a quadrangular stuff thing. And in this, like you said rightly, the Indo-US relationship is almost a fundamental relationship in the growth of India as a power tomorrow. Right? So I just re-highlighted this. आप वापस आप हिंदी में शुरू कर सकते हो. ओके, अभी आपने क्वेश्चन पहले पूछा था कि हमारी क्या ट्रेजेक्ट्री है, और आईसेट और डीटीटीआई के बारे में आपने स्पेसिफिकली पूछा था, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा. मैं समझता हूं कि हमारे, अगर अमेरिका के नजरिए से देखो कि वो हमारे को, इंडिया को, उनके क्या मेन ड्राइवर हैं, वो क्या मुद्दे हैं जिसके कारण वो चाहता है कि इंडिया के साथ यूएस की रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए. नंबर वन, यूएस वुड लाइक टू सपोर्ट or to complement Indian efforts to emerge as a counterweight to China, and also incorporate it in its network of alliances and partnerships, which I had mentioned. And quite like as part of that, we are part of a number of trilaterals, और हम क्वाड के अंदर भी पार्टनर हैं. यानी हमारी क्षमता बढ़ाने में यूएस का भी म्यूचुअल बेनिफिट है, हम दोनों का बेनिफिट है. दूसरी चीज ये है कि धीरे धीरे यूएस को भी ये रियलाइज हुआ है कि टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड और ब्रेन पावर, वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, वी हैव लॉट ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पीपल. और आज जो टेक्नोलॉजी गैप आ चुका है, यूएस के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, और खास करके जैसे चाइना है, जो टेक्नोलॉजी गैप बढ़ चुका है जिसके कारण इंडो पैसिफिक में इंस्टेबिलिटी हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को ब्रिज करने के लिए कोई देश अकेला नहीं कर सकता, बिकॉज दीज फील्ड्स आर ह्यूज, जो हम आईसेट के अंदर बात करेंगे. तो इंडिया में वो टैलेंट है which gives additional brains, additional hands. So the second thing is to incorporate this talent in building a technology capability, which America can use it, which India can use it, and all other partners can use it. तीसरी चीज ये है, आपने हमारी इकोनॉमी का ग्राफ दिखाया कि हमारा मार्केट का पोटेंशियल, चाहे वो डिफेंस फील्ड में हो, चाहे कॉमर्शियल फील्ड में हो, ओवरऑल मार्केट, वी आर अ ह्यूज मार्केट. एंड यू आर अवेयर ऑफ द बायलैटरल ट्रेड. 2022 we had $191 billion, and I read some time back, जो प्रेजेंट यूएसआईबीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बार मेंशन किया था कुछ समय पहले कि वी हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो टू $500 billion. वेल, व्हाट वी आर सेइंग इज कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं. सो हमारी ताकत बढ़ाने में, मिलिट्री ताकत और डिफेंस ताकत बढ़ाने में हम दोनों का फायदा है. हमारे टैलेंट को यूज करने में, स्किल्ड टेक्निकल टैलेंट को यूज करने में हम दोनों का फायदा है. हमारी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, हमारे इन्वेस्टर्स अमेरिका में करें, अमेरिका के इन्वेस्टर यहां पे करें, हम दोनों का फायदा है. ये ड्राइवर्स हैं हमारी रिलेशन के. और अगर हम अपने इंडिया की तरफ से देखें
जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहली हमारी जरूरत है टू बिल्ड आवर ओन कैपेबिलिटी, बिकॉज yesterday, today, and tomorrow, India will fight its own wars. India will not be an ally, as far as I can see it. I'm not a diplomat. But we have to build our own capability to stand on our feet. And at this juncture, America provides us an opportunity to build this capability, and it's a relationship of mutual dependence. So that is what gives the overall direction of our trajectory of our relationship. Now, if you come to defense sector, यहाँ पे So, may I interrupt you yeah, briefly? please, please. आपने बहुत अच्छी तरीके से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया और जो मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूँ. One is there is complementarity in this relationship, right? जो यूएसए के पास है हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है यूएसए के पास नहीं है. And this complementarity is linked by our huge diaspora which is sitting in US. Number 8. Number 2, this complementarity also bring in huge mutual dependence. It is not as if that we are completely dependent on USA or USA is independent of us. US is as dependent on us as we are on them. And the third point which you made, which I think is very important, कि ये हम अकेले नहीं लड़ सकते. Sorry, हम अगर push comes to shove, we have to stand on our own feet and fight. But to do that, we need peripheral assistance and complementarity assistance from others, and of which USA is a huge part. It is not only USA is also a huge part. So I think these 3-4 points which you made are very significant. So now let's dive into the defense. Okay. अभी तक हम सबको मालूम है कि हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है, खास करके लगभग पिछले 20 साल के अंदर, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी का पिलर रहा है, जिसके अंदर हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेज करते हैं. हमारा डिफेंस ट्रेड है $20 बिलियन. आप सबको मालूम है हमारे पास कौन कौन से हमने हथियार प्रोक्योर किए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पर. और हमारे कई फील्ड्स में डायलॉग है, चाहे कन्वेंशनल फील्ड के अंदर हो, चाहे साइबर में हो, स्पेस के अंदर हो, काउंटर टेररिज्म में हो, हर फील्ड के अंदर हमारी कोऑपरेशन है. लेकिन अभी अगर हम अंदाजा लगाएं कि आज अभी जब 4-5 जून को यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन यहां पर आए थे, और जो कि विजिट एक किस्म की प्रेपरेटरी विजिट थी प्रधानमंत्री जी की विजिट के लिए, उसके अंदर हमने ये देखा कि अभी तक हमने बहुत कुछ साइन कर लिया है. आपने सबने सुना हुआ है फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, लिमुआ, कॉमकासा, बेका, आईएसए, STA-1, ये सब चीजें आपने सुनी हुई है. अभी हमने कहा कि ये एग्रीमेंट्स हमने साइन कर लिए हैं, लेकिन अभी उनको हमने इंप्लीमेंट करना है. We have to operationalize them and put them into practice. So, जिसने भी फॉलो किया होगा आप सब में से ये विजिट को यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की, उसमें इस बार जो एम्फेसिस है वो यूएस इंडस्ट्री कोऑपरेशन पे है और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे है. जैसे आपने सुना कि अगले कुछ साल के लिए हमने एक रोड मैप ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, जो कि हमारे कुछ अगले साल के लिए हमारी ये पॉलिसी को गाइड करेगा, हमारी रिलेशनशिप को. और ये इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स जो हैं कि हमारी जो है टेक्निकल कोऑपरेशन होगी, स्पेशल एम्फेसिस होगा लाइसेंस
या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं लाइसेंसिंग के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, उनको रिमूव करने की कोशिश करना, को डेवलपमेंट पे और को प्रोडक्शन के ऊपर एम्फेसिस डालना, जो कि एयर, लैंड, सी सब कंपोनेंट्स के अंदर, सब फील्ड्स के अंदर आएगा। और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर कोलैबोरेशन बढ़ाना, उस इकोसिस्टम को जो यूएस के अंदर है, जो इंडिया के अंदर है, उनको आपस में लिंक करना। और इस कंटेक्स्ट में अभी 21 जून को यूएसआईबीसी वॉशिंगटन के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसको हम कह रहे हैं इंडस एक्स। नाउ ये जो प्रोग्राम है ये हमारे स्टार्टअप्स को आपस में लिंक करेगा और we will explore ways of cooperating and making each other's supply chains resilient। क्योंकि कोविड ने हमें सिखाया, और ये जो चाइना और यूएस का इंटेंस कंपटीशन चल रहा है उसने हमें सिखाया, दोनों को सिखाया, यूएस को भी और हमें भी, कि we have to make these supply chains resilient। We have to reside our innovation together, we have to reside our industrial cooperation together। So this is the thrust that is now taking, because आप ये सोचिए मिलिट्री एक्सरसाइज, आप और मैं दोनों मिलिट्री मैन हैं। Now these exercise, let's say hypothetically sometimes the relations go bad for even temporarily, many of these things can be plugged in and plugged out। जैसे आपको मालूम है कि मालाबार एक्सरसाइज कुछ समय के लिए, जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उस वक्त बंद हो गई कुछ साल के लिए। लेकिन जब हमारे इनोवेटर्स, हमारे स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट करती है, एक दूसरे के देश के अंदर जाके अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करती है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है इस रिलेशनशिप को, कि ये नहीं कि एक हवा का झोंका आया, 2 आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स के अंदर आए तो ये रिलेशनशिप कहीं और चली गई। तो ये इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाती है और डीप जाती है, which we were not at that stage till quite some time back। We are at that stage today, and that's how we are moving from our cooperation, normal defense cooperation, to DTTI to ISET। So this is what is special about the trajectory। Now before I go on to DTTI ISET, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बता दीजिए, नहीं तो we'll proceed further। Again, I would like to highlight, आपने जो बताया है एक बहुत important point आपने बताया है, and this is the फर्क between the future India-US relationship and the US-China relationship। The US and China relationship was presaged, वो निर्भर हुआ था इकोनॉमिक रिलेशनशिप के ऊपर, उनका कभी मिलिट्री और सिक्योरिटी इक्वेशन कभी नहीं था। इनफैक्ट पहले से दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के खिलाफ होंगे, और उनके खुद के किटपिट थे, ताइवान, जापान, कोरिया वगैरह, एंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना कोई नया चीज नहीं है, पहले से ही था, राइट। तो ये जो इनका जो इक्वेशन है इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी टू इनस्टेबिलिटी इन द डिफेंस इक्वेशंस। हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने जो बताया है कि आवर इक्वेशन विद यूएसए इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी टिल अबाउट 2000, वेयर हमारा और उनका राय अलग अलग था, then to a period of understanding, then we graduated to a period of defense understanding through Malabar exercises and Air Force exercises and the Army exercises, so that our security equations are with each other. We understand the security dimensions of this relationship well, and from the security dimensions of this relationship, we are now going into a economic partnership,
or a strategic part. We are actualizing the strategic partnership into economic and commercial terms, which I think is a great difference. Because a lot of people feel, right, that look, when you talk, how will our relationship between Russia also, sorry, our relationship with USA also degenerate like the way it is degenerating between USA and China. So you actually put that into focus. Now the issue की DTTI, हमें सबको पता है कि DTTI had its challenges and we also knew कि we had to overcome humps. After all, we were there in the initial phases. Both of us were involved in it. But what is it going to change from DTTI to ISET? What is the change you foresee? And what do you see happening in future? We could talk of that and then we'll get to the other things. See, I think we all must understand that technology cooperation and even defense technology science and technology, India and US have been cooperating since 50s. Let's leave it that due to the limited time available. Yeah, we're talking of critical and key technologies. Now, come to 2004. In 2004, we had something called Next Step in Strategic Partnership, where we extended our cooperation in civil nuclear activities, space, high-tech trade, etc., etc. That was the first time our space program, our ISRO, was dropped from the entity list. Fast forward to 1995, when we came to defense technology cooperation, we created the Joint Technology Group around that time. In 2006, we signed that Research, Development, Testing and Evaluation Agreement, RDT and agreement we signed. 2012, the idea got initiated by then US Secretary of Defense Leon Panetta, and Ashton Carter was the Deputy Secretary of Defense that time. It was called Ashton Carter Initiative. Now, yeah, I remember he used to come often to India. Yeah, when we were in service. I mean, we saw when he was the Secretary of Defense. Now, this got operationalized towards the end of 2014, early 2015. DTTI got operationalized. Now, it was a very good thing. The fact was both sides had good intent कि हमने कोऑपरेट करना है, हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है, लेकिन दोनों तरफ ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स थे और उन्होंने कहा कि हमें बहुत हाई लेवल एंगेजमेंट चाहिए दोनों तरफ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के नॉलेज में होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में होनी चाहिए. सो वी नीड अ सीनियर लेवल एंगेजमेंट to overcome bureaucratic obstacles and hurdles. And, we should try and remove the impediments. And let me be honest that both sides tried to work on it very seriously. लेकिन जब नई चीज मिलती है दोनों को, there are lots of expectations, and we had very high expectations. And if I may say now, looking at it in hindsight, they were unrealistic on both sides. On Indian side, we expected that we will get technology ready to use, coming gift wrapped. Americans thought that just because we had become major defense partners and we had signed DTTI, उनको हमारी इंडस्ट्रियल, हमारी डिफेंस एक्विजिशंस के अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव एक्सेस मिल जाएगा. यानी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी डिफेंस मार्केट है, उस मार्केट में हमें दूसरे देशों से कंपीट नहीं करना पड़ेगा. ये हमारी सोच थी. हमारी जब भी हम मिले, हमारी इंडियन साइड से हमारी कोशिश होती थी कि हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी मांगे जो हमारे पास नहीं है या हमें नहीं मिलती. और अमेरिका की कोशिश होती थी कि जो जो इंडस्ट्री ऑफर करती थी वो हमारे को ऑफर करें, सो दैट दे फाइंड अ मार्केट फॉर देयर गुड्स. और जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने का लेवल था, क्योंकि DTTI वाज हेडेड
on the Indian side by Secretary Defense Production, and on the US side by Under Secretary of Defense. So that was the level at the officials level. सो डीटीटीआई हर जॉइंट स्टेटमेंट में आता था, बहुत इंपॉर्टेंस मिली, लेकिन वो हमने एक दूसरे के साथ काम करना सीखा, हमें समझ आया कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कैसे होती है, ट्रांसफर कैसे होती है, और आज हमें लगभग 8 साल लगे हैं एक दूसरे से काम करते हुए। हमने ये एरो इंजन्स जिसकी आज हम जीई की बात कर रहे हैं 2015 में बात करनी शुरू की थी, 2014 के एंड में 2015 में शुरू की थी। तो आज हम एक दूसरे के नजदीक आए हैं। दूसरा, जब पिछले साल टोक्यो के अंदर मई में जब प्राइम मिनिस्टर टोक्यो के अंदर थे, उस वक्त ये आईसेट इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये डिसाइड किया गया था। इसको इस बार 31 जनवरी को दोनों एनएसएज ने लॉन्च किया वॉशिंगटन के अंदर, और दूसरी मीटिंग अभी 13-14 तारीख को जब यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पे थे, तो दूसरी मीटिंग हुई यहाँ पे। इसके अंदर हमने ये देखा कि बहुत टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, क्वांटम, एआई, हाई पावर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, स्पेस, next generation telecommunication, and cooperation in STEM, science, technology, engineering, maths. I mean, whole lot of these fields. अभी इसमें खास चीज हमें ये देखना है कि from under secretary or secretary to the government of India, the level has gone to the national security advisor. And it is going to go up to the president and the prime minister now. Yeah, that of course it will engage their attention. Yeah. Second thing is, today we have gone beyond defense field, क्योंकि ये जितनी भी मैंने टेक्नोलॉजी बताई ये सब सिविलियन ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं, ये ड्यूअल यूज है आज। और आज की लड़ाई सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की 3 डोमेन में नहीं होती। आजकल हम सब मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, और इनकी एप्लीकेशन कॉमर्शियल यूज है, सिविल यूज है, मिलिट्री यूज है, अलग डोमेन्स में सब यूज है। तो इसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, और क्योंकि हमने सीखा है, क्योंकि इसका स्पैन बढ़ा है, क्योंकि इसका लेवल रेज हो गया है, और क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत पता चली है इसकी जियोपॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकली, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये सक्सेस होगा। That's right. I'm positive, I'm optimistic about it. आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि ये जो डीटीटीआई और आईसेट का जो बात हो रहा है, इट इज बिग ट्रांसफॉर्मेशन एट द लेवल व्हिच यू आर डूइंग। फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक लेवल यू आर गॉन टू अ पॉलिटिकल लेवल, एंड नाउ यू आर गोइंग इनटू द एपेक्स पॉलिटिकल लेवल, सो द अंडरस्टैंडिंग इज बेटर, व्हिच इज, आई थिंक आपने जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात है, फ्रॉम अ नैरो एक्सपेक्टेशन ऑफ ओनली डिफेंस टेक्नोलॉजीज, we have widened the basket into dual-use technology spanning civil and military domains and or multi-domain systems, where interdependencies are huge. The industry comes in, so the commercial issues are taken care of on both sides, and the chances of success are much more higher. एंड क्योंकि हमने 8 साल व्यतीत किया है कि इसके ऊपर बिल्ड अप दिस अंडरस्टैंडिंग, द चांसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर एंड सक्सेस आर वेरी हाई। एंड ऑफ कोर्स आपने, आई विल टेक यू बैक, जो आपने पहले बोला था कि द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि हमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की बात है, वी हैव टू मेक इट सक्सीड, दैट रियलाइजेशन इज आल्सो देयर, राइट। Having said all this, and I have no doubt about it, मैं एक चीज सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल बात ये है कि क्या ये जी इंजन आ जाएंगे, एयरक्राफ्ट इंजन आ जाएंगे, हमें पूरा टेक्नोलॉजी मिलेगा या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यही बोलूंगा कि मैंने इनफैक्ट जनरल आहूजा ने, दोनों ने ये M777 हाविट्जर्स का डील किया था, जिसमें और भी कम टेक्नोलॉजी मिल रहा था,
almost no technology. पर अभी 5 साल हो गए when we start signed to now and all the guns have been delivered XYZ. We have almost all the technologies which we needed out of this gun. वही होगा, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जब ये शुरू हो जाएगा ये इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और ये इंजन यहाँ बनना शुरू हो जाएगा और हमारे हवाई जहाज में लगना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप वो ट्रांसफर आ जाएगा, उसमें मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि ये इंजन उनको भी जरूरत है और वो स्पेयर्स वगैरह यहाँ से भी लेंगे, इसमें डाउट नहीं है. आई हैव नो डाउट अबाउट इट, अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस होल स्टोरी. बट सर, जैसे आपको पता है, पिछले आज कल में फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल आया है बाय डैनियल मार्की, उससे पहले एशली टेलिस का भी आया था, यू नो, बेट्स ऑफ ऑन इंडिया करके, और ऐसे 2-4 भी आए हैं कि द रीजन भी कि द इक्वेशन बिटवीन इंडिया शुड बी ट्रांजैक्शनल, and they have focused on other issues of internal issues of India, and there seems to be a constituency in America which is a little skeptical about this relationship. आपका क्या राय है, और या इसके ऊपर आप बताएं, क्योंकि ये सवाल भी इसके ऊपर आए हैं हमारे कमेंट्स में पहले से ही. ओके, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग पूछा है, और मैं भी ये जब आप बात कर रहे थे मैं साइड पे कमेंट्स पढ़ रहा था. तो ये भी पूछा है, और एक ये हमारे फ्रेंड सम्राट अशोक, उन्होंने भी लिखा है, और बाकियों ने भी कईयों ने लिखा है. आई एम जस्ट मेंशनिंग वन नेम. या ठीक है, बोलिए. एंड यू नो के एक तरफ से वो हमारे से कोऑपरेशन करना चाहता है, एक तरफ से हमारे से ट्रेड करना चाहता है, दूसरी तरफ से हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहता है. ये सब कुछ कैसे चल सकता है? बिल्कुल ठीक बात. मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं. नंबर 1, आपने एक आर्टिकल के बारे में बताया, ये जो वो परसों फॉरेन अफेयर्स के अंदर आया, ये डैनियल मर्की का, कि इंडिया एज इट इज. उससे पहले 1 मई को एशले टेलिस, जो कि हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और काफी चीजें उन्होंने मतलब हिंदुस्तान को समझने के बारे में बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हैं. वो ये उन्होंने लिखा था कि इंडिया इज परहैप्स नॉट अ वेरी गुड बेट फॉर अमेरिका. उसके बाद 5 मई को फाइनेंशियल टाइम्स में एक लूस एडवर्ड ने भी आर्टिकल लिखा था, इंडिया विल नेवर बी अमेरिकाज एलाय. उससे पहले पिछले साल एक और स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं जो इंडिया को बहुत अच्छी तरह स्टडी करती हैं और बहुत जानकार हैं, लीजा कर्टिस. उन्होंने पिछले साल लिखा था इंडियाज लास्ट बेस्ट चांस, वो यूक्रेन वॉर के बारे में लिखा था. हमें ये देखना है कि 2 डेमोक्रेसीज में बहुत बहुत भिन्न विचार होंगे. देयर विल बी डिफरेंसेस इन ओपिनियन on hundreds of things. And if you read social media, if you read magazines, if you go to think tanks, I mean, we have all read Ukraine war से अभी आजकल बहुत मुद्दों पे लिखा जा रहा है, हम सब वही पढ़ते हैं. And yes, that is a reality. But अगर हमने ये सोच रखा है कि हमारी इस रिलेशनशिप का बेसिक मुद्दा क्या है, बेसिक एम क्या है, हमारा एम ये है कि इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो ग्लोबल पावर प्ले, दुनिया के अंदर पावर्स के अंदर खिंचाव हो रहा है, उसके अंदर आपने अपनी ताकत, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है. अपनी प्रोग्रेस के लिए, चाहे डिफेंस फील्ड में हो चाहे कॉमर्शियल फील्ड में हो, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और हमें डिफेंस प्रिपेयर्डनेस चाहिए. इसको करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी ये एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है. दे आर लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड. इनको कायम रखना है.
बहुत झोंके आएंगे, बहुत टर्बुलेंस आएंगी। मेरा आपको सिर्फ ये कहना है, उनको थोड़ा सा इंसुलेट करके रखो। कि हर चीज को जिंदगी में हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि मेरे लिए ये चीज नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू लिव विद दिस, ट्राई एंड इंसुलेट दिस फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ टर्बुलेंस। डोंट एक्सपेक्ट 100% एग्रीमेंट ऑन एनीथिंग। नेक्स्ट चीज, ये जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, ये जो आईपीआर आते हैं, ये जिसने भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, जो भी नए नए प्रोडक्ट्स के आईपीआर हैं, दे हैव बीन जनरेटेड विद लॉट ऑफ एफर्ट, विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ों रुपए खर्च करके ये बनाए गए हैं। ये हर आदमी अपने पास दबाकर अपनी छाती के साथ लगा के रखना चाहेगा। वो हमें कहा जाता था जब हम बात करते थे कि दीज आर द क्राउन ज्वेल्स, हाउ कैन वी पार्ट विद देम। सो आवर नेशनल सिक्योरिटी रियलिटीज और हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है, आज वो उस लेवल पे आ गए हैं जबकि हम ये अपने क्राउन ज्वेल्स एक दूसरे से शेयर करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन याद रखिए, कोई चीज मुफ्त में नहीं आती। There will be price for it, there'll be commercial price for it, there'll be strategic price for it, and we have to understand this is a relationship. बट जैसे हमारे को फौज में जब हम एकेडमी में थे, हमारे को बताया जाता था कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, आप ये सोचिए कि आपका मकसद क्या है, आपका एम क्या है, और सीधा उसकी तरफ चलिए, और बाकी जो आसपास की चीजें हैं उसको थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लेकिन ये सोच के चलिए जो मैंने अचीव करना है वो करिए। और इसमें हम दोनों अगर फालतू मुद्दे थोड़े से एक साइड पे कर देंगे तो हमारी कन्वर्जेंस बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी। और ये मत सोचिए कि कोई किसी पे चैरिटी करेगा, कोई देश किसी पे चैरिटी नहीं करता। एक होता है रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल, जिसके अंदर होता है कि मैं जो आपसे खींच सकता हूं मैं खींचूंगा, आप जो मुझसे खींच सकते हैं खींचेंगे। और दूसरी होती है इंटरडिपेंडेंस, कि मुझे आपकी जरूरत है, आपको मुझे जरूरत है। सो ट्रांजैक्शनल इज अ लिटिल different kind of word. Interdependence is a little different kind of word. If we look at interdependence, I think we can little rise above all this and do good to us. Yes, sir. I like to interject and put it in a slightly different perspective जो आपने बोला। ये पिक्चर मैंने बहुत सोच समझ के आज दिखा रहा हूँ। देखिए 2000-2004 के बीच में उस वक्त की बात है जब ओबामा ने बताया कि यूएस इंडियन टाइज आर अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ये पार्टनरशिप जो है उन्होंने बोला कि सेंचुरी का पार्टनरशिप है ये एक दो साल का नहीं है, एक दो विचार का नहीं है। और उन्होंने ये दोनों महाशय ओबामा और मनमोहन सिंह वो दृश्य से हट गए हैं। आज के जो नायक हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर बाइडन, राइट। पर ये रिलेशनशिप जारी है, राइट। और ये काफी मकाम पार करके यहाँ तक आए हैं, बहुत अलग अलग विचार पार करके हैं। जिस तरीके से वहां कुछ आलोचना हो रहा है स्ट्रेटेजिक रिलेशन के ऊपर, हमारे पास भी, हमारे इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो इसके विरुद्ध हैं, पर इसके बावजूद दिस इज बीइंग स्ट्रेंथनिंग। So I'm just putting things the way you have put it across, sir, so that we should have the confidence that we have to go ahead. Why we have to go ahead? वो इसीलिए ये है कि the power equation, right? I'll come back to that power equation. ये power equation जो है ये हमें force करता है कि we need to have an equation with one or two of these global powers to be a global power ourselves in the future as we grow in strength. ये नहीं हो सकता कि हम सबके साथ कट्टी करके बैठ जाएंगे, ये फिर तो हम पावर ही नहीं बनेंगे, राइट राइट।
So, having put this in perspective, sir, कि the US-India equation क्या है कि the trajectory is probably cannot change much. It has to go forward. What do you think would be the US position, and how do you think they will behave with Russia and China, and what will be their equation in this context? Where does India fit in the US scheme of things? I want to take you to the other end of the quadrilateral because अभी तक हमने हमारे end of quadrilateral से बात किया. Let's go to the other end of the quadrilateral, and if you could focus a little on that. देखिए, मैं यहाँ पे रशिया फैक्टर और चाइना फैक्टर बहुत ही ब्रीफली लाना चाहता हूँ. Yeah, briefly. This is just a small brief because इसके बाद we will be discussing separately. और भी है discussion दो. आपकी 2 डिस्कशंस इस टॉपिक्स के ऊपर हैं. So I wouldn't like to take the steam out of that. Yeah. Now, जहां तक अमेरिका और चाइना का रिश्ता है, देखिए, आपने सुना है, डीकपलिंग सुना था, फिर आपने डी रिस्किंग सुना था, फिर आपने फरवरी के अंदर देखा कि इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, इन्होंने चाइना जाना था, वो बलून वाला इंसिडेंट हुआ, उनकी विजिट कैंसिल हो गई और अब वो विजिट हो रही है जून में. आज शायद वो विजिट हो रही है. आजकल में शुरू है वो. Yes. 18 जून. He's gone to Korea and Japan before he goes to US, China. The question is, और इनके बहुत ही इंडस्ट्री के माने हुए लोग अमेरिका के, वो भी पीछे, we have all known those names, the top names that have gone there. So the question today is, America is talking from decoupling to de-risking. America is talking कि हाँ चलो, शंग्रीला डायलॉग में गए तो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, जो चाइना ने नहीं किया बातचीत. So the aim is that they want to contain this competition below the conflict. Nobody wants conflict. So there will be adjustments. लेकिन ये जो बेसिक पावर प्ले चल रहा है दोनों के अंदर, मेजर पावर्स के अंदर, वो बदली नहीं होगा. और ग्लोबल सुप्रीमेसी, ग्लोबल पावर, that contest will not finish. So इसकी टोन चेंज हो सकती है, इसका तरीका बदल सकता है. बहुत एरियाज होंगे जिसमें वो कोऑपरेट भी करेंगे, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, ट्रेड में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे. लेकिन जहां तक सिक्योरिटी है, वो अभी जो हमें दिख रहा है, आई मीन वी कैन ओनली जस्ट सी अ लिटिल अहेड. ये लगता नहीं कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो 70s वाले निक्सन के टाइम में आ जाएंगे. ये कभी सोच आती है हमारे कई व्यूअर्स में, ये भी आता होगा कि अगर उनका G2 दोबारा बन गया तो मतलब वो पूरा बैलेंस चेंज हो जाएगा रीजन का. I don't see it happening in a hurry. Now, जहां तक रशिया का सवाल है, इंडिया के कंटेक्स्ट में आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न हमारी और रशिया के रिलेशनशिप में जो है, वो है हमारी डिफेंस रिलेशनशिप, हमारी डिफेंस की रिलायंस, कि हमारे 60-65% हमारा जो इक्विपमेंट है वो अगर रशियन ओरिजिन का है तो ऑब्वियसली हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं. और अमेरिका को इसके बारे में 2 कंसर्न होते हैं. एक कंसर्न होता है द क्वांटम ऑफ इक्विपमेंट. दे हैव ऑक्यूपाइड 60 to 65% ऑफ आवर डिफेंस स्पेस. दूसरा, जब रशियन ओरिजिन का इक्विपमेंट और अमेरिकन ओरिजिन का इक्विपमेंट एक ही एनवायरनमेंट के अंदर इकट्ठे ऑपरेट करते हैं,
तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के कंसर्न होते हैं कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे हम अमेरिका के F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या किसी के अंदर कोई और इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी हो, वो टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इस सोच से वो चाहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, जबकि रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्व है। दिस इज अ टाइम व्हेन द डिपेंडेंसी जो है उससे शिफ्ट की जा सकती है कि वी शिफ्ट अवे फ्रॉम द रशियन वेपन सिस्टम्स। अभी हमारे लिए जैसे ये जो है ये कोई फिक्स्ड परसेंटेजेस नहीं है जो हमने किसी कंट्री के लिए ले डाउन कर रखी हैं, लेकिन ये समय समय के मुताबिक चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर आप सिप्री की रिपोर्ट पढ़िए 2016 से लेके 2020 तक और 2017 से लेके 2021 तक, लगभग इसके अंदर हमारा जो है रशिया का अराउंड 45% हमारा आता था हथियार, फ्रांस के 29-30% के आसपास आते थे, अमेरिका के 11-12% के आसपास आते थे ये हथियार। और कुछ समय के साथ साथ हमारे हथियारों की एक्विजिशन रशिया से थोड़ी कम भी हुई है। इनके स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा चीज ये है कि दे वुड लाइक टू वीन अस अवे। फॉर अस वी हैव टू मेक आवर ओन चॉइस। यहां पे एक हमें बहुत समझदारी की बात, जब 2021 में यही यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यहां आए थे मार्च में, पहली विजिट के लिए जब आए थे, तो उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू में कहा था कि let India get used to the weapons. I mean, I'm just paraphrasing it. कि let India get used to the ease of operation and the operational benefits of the American weapons till the time they become choice of acquisition. And forcing these on India would be counterproductive. I think that makes a lot of sense. That we should make a choice what is good for me operationally. And weapons are not bought only for operational reasons. Two equally good weapon systems are also based on strategic considerations, are long-term friendship. And that is not for me to decide. We have at the national level where people, not only in military, but in diplomatic domain, in various other domains, will give a thought to it. So what we are trying to say is with Russia, yes, their primary thing is to wean us away in defense sector from them, where yes, we have an option, we have a good option available. With America, we'll make a choice of what we go where. With China, I have already told you, things might get tampered, the style might get changed, but the fundamentals are unlikely to change in near future. Right. So I think we've made a full, overall overview we've got of this equation and this power matrix, where India stands with the USA, and what are the perspectives of USA vis-a-vis China and vis-a-vis Russia, and how they have to deal with us in the future, and why they deal with us the way they have to deal with us. Because understanding perspectives in this matrix is important as we grow up the value chain. Right? Right. So with this, I think we've come to a clear understanding of this entire matrix and where the India-US relationship in this matrix. We'll take on a few